नमस्कार साथियों, जय हिंद। शिक्षा संस्थान में आप सभी का वापस स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश को आगे बढ़ते हुए चलेंगे, उसको आगे देखेंगे। हमने कल मध्य भारत का पठार देख लिया था, उससे संबंधित सारी चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया था याद करने के स्थान पर। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे नर्मदा सोन घाटी। ठीक, चलिए तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, और कोशिश करेंगे हम लोग सभी कि जैसे हमने पहली चीज़ों को समझा है वैसे इसको भी हम समझते हुए चले। ठीक, चलिए तो भाई अगर हम बात करें नर्मदा सोन घाटी की, तो नर्मदा सोन घाटी जो है, आपने मैप देखा है, जो मैप बनाया है, 1 मिनट उस मैप को ओपन कर लीजिएगा। आप जब मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई नर्मदा सोन घाटी जो है वो मालवा और मालवा के साथ साथ जो रीवा पन्ना का जो पठार है उसके दक्षिण में स्थित है ना। सबसे पहले तो हमने क्या देखी, स्थिति देखी उसकी कहाँ पर है। चलिए अगर हम बात करें, अब आप देखिए क्या मध्य उच्च प्रदेश वाला रीजन है ना। हमने देखा कि जो मध्य उच्च प्रदेश है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, इस मैप में हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो आपका एरिया था ये मध्य उच्च प्रदेश था। ठीक, और इस मध्य उच्च प्रदेश में अगर हम बात करें तो ये सबसे दक्षिण में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम देखें तो नॉर्मल लोकेशन की अगर हम पूरे मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसकी लोकेशन क्या है भाई, आपका मालवा और रीवा के पठार के दक्षिण में है। लेकिन अगर हम केवल किसकी बात करें, मध्य उच्च प्रदेश की, सवाल ये भी हो सकता है मध्य उच्च प्रदेश, सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में हमने 5 चीज़ें देखी थी, कौन कौन सी, मालवा, मध्य भारत, नर्मदा सोन, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार। ठीक, बघेलखंड और जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी ये अलग थी मध्य उच्च प्रदेश से। तो अब अगर हम बात करते हैं किसकी भाई, मध्य उच्च प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य उच्च प्रदेश में हमने कितना देखा था भाई, ये एरिया हम कह सकते हैं मध्य उच्च प्रदेश का है पूरा। ठीक, ये एरिया, ठीक, यहाँ से आप पूरा मिला लीजिए, ये किसका था भाई, आपका मध्य उच्च प्रदेश। अब इस मध्य उच्च प्रदेश के संदर्भ में अगर आप देखेंगे नर्मदा सोन घाटी की लोकेशन तो कहाँ होगी, सबसे दक्षिण में। मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो मध्य में, और केवल मध्य उच्च प्रदेश या सेंट्रल हाईलैंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कहाँ हो जाएगी, सबसे दक्षिण में। ठीक, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। सबसे पहले क्या होगी भाई, आपकी लोकेशन वाली चीज़ें हो गई। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी भाई, नर्मदा सोन घाटी की, तो नर्मदा सोन घाटी में ध्यान रखिएगा, हमने इसकी स्थिति देख ली। इसके बाद अगर हम बात करें इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, आपका कुल 26% है। तो ध्यान रखिएगा इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का कुल कितना हो जाएगा, आपका 26% हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं इसके निर्माण की। ठीक, चलो अब इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा इसमें हमको समझना कैसे। ठीक, जैसे अगर हम देखें तो भाई मालवा में कौन सी मिट्टी हमने देखी, काली मिट्टी। ठीक, चलिए इसको इस तरीके से समझिएगा कि भाई ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक, यहां पर हमने देखा क्या था भाई, आपका मालवा। ठीक, और ये क्या आ रही है, आपकी नर्मदा सोन घाटी। मालवा में कैसी मिट्टी थी, काली मिट्टी, और उसका निर्माण किससे हुआ था, दक्कन ट्रैप से। दक्कन ट्रैप मतलब भारत का दक्षिणी हिस्सा। ठीक, अब मतलब वहाँ से लावा का मैदान, लावा बहकर आया होगा। अब लावा बहकर आया होगा तो भाई साउथ से इसी रास्ते से आया होगा, तो यहाँ पर भी कैसी मिट्टी मिल रही होगी, काली मिट्टी। तो अब देखिएगा इसके हमको पश्चिमी क्षेत्र में क्या देखने को मिल रही है, काली मिट्टी देखने को मिल रही है। ठीक, समझना इसको, ठीक, याद करने से अच्छा। बीच में आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर आपको जो है वो संगमरमर वगैरह देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है ना। जबलपुर आप जाएंगे, नर्मदा सोन घाटी में आता है, क्या देखने को मिल रहा है, संगमरमर देखने को मिल रहा है। यहीं पर आपको रेत, नर्मदा की रेत क्या है भाई, आपकी फेमस है, बालू फेमस है। तो अब हमने देखा था कि भाई संगमरमर या मार्बल जो है और जो आपका बलुआ पत्थर है, जो रेत है, वो किस क्रम की चट्टानों में मिलती है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में।
तो भाई यहाँ पर हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो आपका मार्बल हो गया या जिसको हम क्या कहते हैं भाई आपका संगमरमर कहते हैं, और दूसरा क्या हो गया भाई आपका बालू देखने को मिलती है। अब एक चीज़ समझिएगा कि भाई अगर हम बात करें तो काली मिट्टी मिल रही है, मतलब इसका निर्माण लावा से हुआ होगा। और मध्य प्रदेश में कौन सा लावा का मैदान है, तो भाई दक्कन का लावा का मैदान, जिसको हम क्या कहते हैं आपका दक्कन ट्रैप कहते हैं। और भाई संगमरमर और बालू मिल रहा है देखने को, तो यहाँ पर किस क्रम की चट्टान होंगी भाई आपका विंध्यन क्रम की चट्टान होगी। अब निर्माण में हम ये चीज़ कह सकते हैं कि भाई नर्मदा सोन घाटी का जो पश्चिमी हिस्सा है उसका निर्माण किससे हुआ है भाई आपका दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है, और जो पूर्वी क्षेत्र है उसका निर्माण किससे हुआ होगा विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि भाई अब यही चीज़ आप किस में आ जाइए भाई, अगर हम देखें तो अपने स्लाइड में आ जाते हैं कि इसका जो निर्माण है नर्मदा सोन घाटी का जो निर्माण है, इसमें अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है वो पश्चिम में किससे हुआ है, तो भाई ध्यान रखना पश्चिम में दक्कन ट्रैप से इसका निर्माण हुआ है, और पूर्व में अगर हम बात करें तो पूर्व में इसका निर्माण किससे हुआ है भाई आपका धारवाड़ और विंध्यन क्रम की चट्टानों से। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा जबलपुर क्षेत्र के आसपास जो है वो लोहा भी पाया जाता है, और लोहा मिल रहा है मतलब कौन से क्रम की मिलेगी यहाँ पर चट्टान, संभावना हो सकती है धारवाड़ क्रम की। बहुत ज़्यादा प्रमुख रूप से नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम बात करें मेनली कौन सी होगी, आपका पूर्व की ओर विंध्यन क्रम की चट्टानें और पश्चिम की ओर दक्कन ट्रैप होगा। ठीक, तो यही चीज़ आप जो है वो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगर हम बात करें तो जिले कौन कौन से होंगे, तो नर्मदा के किनारे जो भी जिले हैं वो आप देख सकते हैं। नर्मदा मैदान में प्रवेश कहाँ से करती है, जबलपुर वाले क्षेत्र से, तो जबलपुर हो गया, नरसिंहपुर हो गया, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन, धार, ये सारी चीज़ किस में आ जाएंगे भाई। अगर हम बात करें अलीराजपुर बड़वानी तक, ये पूरा एरिया किस में आ जाएगा आपका नर्मदा सोन घाटी में आ जाएगा, है ना। ये चीज़ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमने मैप देखा था। हाँ, समझा नहीं मैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, हर प्लेटू में से कोई ना कोई सी नदियां निकल रही हैं सर, तो उसकी पूरी लोकेशन जिलों को याद करनी है सर, कि कुछ जो इम्पोर्टेंट लोकेशन से याद नहीं करनी है भाई। पहली चीज़ हमको ये देखना है कि इन क्षेत्रों में कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं, बस। बाकी तो नदियों का चैप्टर आपका अलग आएगा ना, और जब नदियों का चैप्टर अलग आएगा तो हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट नदियाँ होंगी उनके बारे में हमको डीप में नॉलेज पता होना चाहिए, कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, कौन कौन जिलों से जा रही है, तो वो सब चीज़ें हम तब देखेंगे। अभी केवल हम देख रहे हैं कि इस रीजन में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, और सारी नदियां बताना संभव नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे केवल इंपॉर्टेंट नदियों की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक, चलिए तो जिले ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके जिले होंगे वो कौन सा हो गया, जबलपुर, नरसिंहपुर। अगर आपको मैप याद है डिस्ट्रिक्ट वाला तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं जलवायु की। ठीक, अब जलवायु में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रीष्म ऋतु में क्या पाई जाएगी आपकी अत्यधिक गर्मी पाई जाएगी, और आपका जो है वो शीतकाल है, इसमें क्या पाया जाएगा भाई आपका साधारण ठंडी पाई जाएगी। इसका भी क्या हो जाएगा भाई आपका एक कारण हो जाएगा। क्या कारण होगा समझना, आपको ये पता है कि सूरज जो है वो आपका विषुवत रेखा पर जो है वो हमेशा चमकता है। हमने ये भी पढ़ा कि भाई मध्य प्रदेश के बीचों बीच से क्या निकलती है आपकी कर्क रेखा निकलती है। ठीक, अब समझिएगा 0 डिग्री पर अगर हम बात करें तो सूरज क्या हो रहा है आपका हमेशा सीधा चमक रहा है। ठीक, मतलब 0 डिग्री पर हमेशा क्या पड़ती है आपका गर्मी पड़ती है। 0 डिग्री पर ऋतु परिवर्तन नहीं होता, वहाँ हमेशा क्या पड़ती है आपका गर्मी पड़ती है। मतलब आप 0 डिग्री की और नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा आपके तापमान में वृद्धि होना चालू हो जाएगी, इसलिए साउथ में क्या रहता है आपकी गर्मी ज़्यादा होती है ना। सिंपल उदाहरण ऐसे समझिए कि 0 डिग्री को मान के चलिए कि आग का गोला है, जैसे जैसे आप उसके जितने समीप जाते जाएंगे वैसे वैसे तापमान या गर्माहट का एहसास आपको होना चालू हो जाएगा। अब समझना एक चीज़ यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या है आपका, अगर हम बात करें घाटी वाला क्षेत्र है ना, और घाटी वाला क्षेत्र है तो भाई कहीं ना कहीं से बालू, हमने कहा बालू देखने को हमको मिल रही है पूर्वी क्षेत्र में, है ना। पश्चिम में आपका इसी के नीचे क्या है आपका सतपुड़ा का क्षेत्र है, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वत क्षेत्र है तो भाई यहाँ पर क्या होगा सनलाइट इसको ज़्यादा मिल रही होगी, है ना। तो 2-3 कारण होगा, एक तो दक्षिण में होना, दूसरा पास में क्या होना आपका सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र होना, चट्टानों से बना हुआ है,
और चट्टानों से बना हुआ है तो क्या होगा भाई, यहाँ पर आपका सनलाइट ज़्यादा मिलेगी। आप देखते हैं कि अभी गर्मी के समय में आपके सबसे ऊपर का जो फ्लोर होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। कारण क्या है कि सूर्योदय हुआ, सबसे पहले लाइट कहाँ पड़ेगी, ऊपर वाले फ्लोर में, और जब सूर्य अस्त होगा तब भी सबसे लास्ट लाइट कहाँ पड़ेगी, ऊपर वाले फ्लोर में। तो सूर्य तप की प्राप्ति क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, सनलाइट उसको ज़्यादा मिल रही है और इसी वजह से इसका तापमान क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना। तो और तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो भाई ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा है, घाटी है ना, घाटी का मतलब क्या हो गया, निचला हिस्सा। और जैसे जैसे अगर हम बात करें आप पृथ्वी की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपकी तापमान में वृद्धि होगी, ठीक। घाटी है तो भाई वहाँ की हवा में सर्कुलेशन उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, है ना। और अगर किसी कमरे में सर्कुलेशन ज़्यादा नहीं हो तो तापमान क्या हो जाएगा भाई, आपका बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 3-4 रीज़न क्या है इसके पीछे आपकी उत्तरदायी है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि भाई आपका जो है गर्मी के समय में तो गर्मी पड़ेगी ज़्यादा, क्योंकि भाई सिंपल चीज़ है ना, आग का गोला है उसके पास आप बैठे हुए हैं तो गर्मी के समय अगर बैठ जाएंगे तो और गर्मी लगेगी, लेकिन अगर ठंडी के समय बैठेंगे तो कम ठंडी लगेगी। तो यही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री के पास में है, इसीलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रीष्म काल बहुत ज़्यादा गर्म होगा और शीतकाल कैसा होगा भाई, आपका सामान्य ठंडा पाया जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। नर्मदा सोन घाटी की अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना, इस क्षेत्र में अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप जो है, ठीक, अगर हम बात करें कि भाई आपका जो है वो हम देखते हैं यहाँ पर वर्षा का, तो जैसे जैसे हम वर्षा की बात करें तो भाई यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर आप जो है वो जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो है वो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी। क्योंकि हमने पढ़ा कि जैसे जैसे आप जो है वो कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होगी, जैसे जैसे आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होगी। तो आप देखेंगे कि जो आपका मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर क्या गिरेगा, पानी ज़्यादा गिरेगा, और जैसे 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 आप पश्चिम की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे जल की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर औसत वर्षा कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा 175 से लेकर 125 सेंटीमीटर। ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी जब हम आपका जलवायु पढ़ेंगे, तब मैं आपको रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रमुख नदियों की बात करें तो भाई नर्मदा, तवा, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी, ये सब नदियां ध्यान रखिएगा। नर्मदा और तवा मेनली है, और नर्मदा की सहायक नदियों को ध्यान रखना। सिंपल बात है, नर्मदा सोन घाटी नदी है तो भाई नर्मदा के साथ साथ नर्मदा की जो सहायक नदियां होंगी वो सारी हम क्या करेंगे, इसमें आपका काउंट करेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। यहाँ पर वन कौन से मिलेंगे, तो भाई सालवन, है ना। अगर आप होशंगाबाद वाले क्षेत्र में जाएंगे तो आपको शालवन देखने को मिलेंगे, ठीक। आप जबलपुर वाले क्षेत्र में जाएंगे तो तेंदुपत्ता आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें जब आप पूर्वी क्षेत्र में आएंगे तो वहाँ पर पानी ज़्यादा गिर रहा है, इसलिए वहाँ क्या देखने को मिलेगा, आपको बांस देखने को मिलेगा। जहाँ पर जल ज़्यादा गिरता है वहाँ पर कौन सी आपकी जो है वो अगर हम बात करें कैसे वन आपको मिलेंगे तो बांस। और ध्यान रखिएगा बांस जो है वो पेड़ के अंतर्गत नहीं आता, किस में आता है, घास में आता है, ठीक। तो बांस क्या है, एक प्रकार की घास होती है, ठीक। चलिए मिट्टी की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि भाई इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वो किससे बना हुआ है, आपका दक्कन ट्रैप से। तो यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाएगी भाई, आपका काली मिट्टी। अब ध्यान रखना जब हम मिट्टी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि काली मिट्टी की भी आपकी 3 प्रकार मिलते हैं। एक होती है नॉर्मल ब्लैक सॉइल, सामान्य काली मिट्टी, दूसरा होती है गहरी काली मिट्टी, डीप ब्लैक सॉइल, और तीसरी होती है कौन सी, आपकी छिछली काली मिट्टी या हल्की काली मिट्टी, लेयर्ड या लाइट ब्लैक सॉइल। अब ध्यान रखिएगा भाई सबसे नीचे क्या होता है, सबसे गहरा होगा आपका गर्त या घाटी, उसके ऊपर होगा पठार और उसके ऊपर होगा पर्वत, ठीक। तो भाई आपकी घाटी क्या होती है, गहरी होती है, तो यहाँ पर कैसी मिट्टी मिलेगी, गहरी काली मिट्टी। पठार सामान्य होता है तो यहाँ पर क्या, सामान्य काली मिट्टी।
और ऊपर जाएंगे तो भाई पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर मिट्टी की परत कैसी पाई जाएगी, हल्की पाई जाएगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लाइट ब्लैक सॉइल, या अगर हम बात करें तो लेयर्ड ब्लैक सॉइल। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना यहाँ पर काली मिट्टी तो मिलेगी, लेकिन काली मिट्टी का भी एक प्रकार मिलेगा, कौन सा भाई आपका, गहरी काली मिट्टी। और जैसी जैसी आप पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा भाई, आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक, आप ये देखेंगे कि ऐसे क्षेत्र जहां पर अगर हम बात करें पानी ज़्यादा गिरता है वहां पर लाल या लेटेराइट टाइप की मिट्टी देखने को मिलती है। कारण क्या है कि भाई मिट्टी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जब पानी ज़्यादा गिरता है तो क्या होता है, तत्व जो है वो आपके नीचे चले जाते हैं और उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ पानी जो है वो क्रिया करके क्या बनाता है, उनकी हाइड्रोक्साइड बनाता है, और भाई उसका रंग कैसा होता है आपका लाल। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जिन क्षेत्रों में पानी ज़्यादा गिरता है, चाहे आप केरल के तटीय क्षेत्र की बात करें, चाहे आप उत्तर पूर्वी भारत की बात करें, ऐसे क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलेगी, या तो लाल मिट्टी या तो अगर हम बात करें लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख फसलों में ध्यान रखिएगा यहाँ पर कपास और मूंगफली जो है वो आपका मेनली होगा। कहाँ पर अगर हम बात करें, कपास और मूंगफली की बात कर रहे हैं तो काली मिट्टी में होगा, और काली मिट्टी कहाँ पर है भाई आपका, पश्चिम में। ठीक, और अगर हम बात करें मध्य क्षेत्र में क्या रहेगा आपका, गेहूँ रहेगा, और पूर्वी क्षेत्र में चावल। ठीक, क्योंकि ध्यान रखिएगा चावल एक ऐसी आपकी फसल है जिसको बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, उसको क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। ठीक, तो पानी जहाँ पर अधिक होगा वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चावल लगा सकते हैं। आप देखेंगे पूर्वी क्षेत्र में जो है वो क्या है भाई आपका, पानी ज़्यादा गिरता है, इसीलिए हम बात करें तो भाई क्या हो जाएगा आपका, पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन ज़्यादा होगा। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में लोग चावल खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पर पानी अधिक है। जैसे जैसे आप मध्य प्रदेश में पूर्व की ओर जाएंगे, जैसे आप मध्य प्रदेश में खान पान भी देखेंगे तो जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है वहाँ पर चावल उतनी प्राथमिकता नहीं है भोजन में, है ना। हो सकता है 2-3 दिन में एक बार खाते हो या थोड़ा सा खाते हो। और जैसे जैसे आप पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे वैसे वैसे चावल की अधिकता बढ़ेगी। हो सकता है उस व्यक्ति को सुबह शाम डेली आपका चावल चाहिए, क्योंकि भाई जिस चीज़ का उत्पादन जहाँ पर होता है वही उनके खान पान में क्या हो जाता है आपका, शामिल हो जाता है। ठीक, चलिए तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि अगर हम बात करें पश्चिमी क्षेत्र में जो है वो क्या मिलेगा, कपास और मूंगफली, क्योंकि भाई पश्चिमी क्षेत्र में काली मिट्टी मिल रही है। मध्य वाला क्षेत्र किसके लिए हो जाएगा, गेहूं के लिए हो जाएगा, और पूर्वी क्षेत्र किसके लिए हो जाएगा आपका, चावल के लिए हो जाएगा। जैसे हमने बारिश ध्यान रखी ना कि भाई जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे बारिश की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वैसे वैसे ध्यान रखना जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे गेहूं बढ़ेगा और चावल घटेगा, और अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे तो गेहूं की मात्रा कम होती जाएगी और चावल की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि भाई पूर्व की ओर आने पर वर्षा की मात्रा क्या है आपकी, बढ़ रही है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें खनिजों की तो भाई ध्यान रखना यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें मिल रही हैं तो चूना पत्थर मिलेगा, लाइमस्टोन मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमको संगमरमर देखने को मिलेगा, मार्बल देखने को मिलेगा, जबलपुर ध्यान रखिएगा। यहीं पर अगर हम बात करें तो हमको बालू देखने को मिलेगी, या अगर हम बात करें जिसको कहा जाता है सैंडस्टोन तो हमको यहाँ पर सैंडस्टोन भी देखने को मिलेगा, बालू भी देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई चीनी मिट्टी देखने को मिलेगी, चाइना क्ले की अगर हम बात करें, आपका जो जबलपुर वाला क्षेत्र है यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं, कप वगैरह चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर खनिज ध्यान रखना, खनिज भी आप निर्माण से लिंक कर सकते हैं कि भाई आपको उसका फॉर्मेशन या उस क्षेत्र का निर्माण फॉर्मेशन कैसे हुआ अगर ये पता है तो वहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हैं, खनिज कौन कौन से मिलेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर कहाँ मिलेगा, जहाँ विंध्यन क्रम की चट्टानें होंगी। और साथ ही साथ में आपका जो है वो ध्यान रखिएगा कि नदियों वाला क्षेत्र तो यहाँ पर आपको चीनी मिट्टी भी, मतलब संगमरमर के साथ जो मिली हुई मिट्टी होती है वो भी आपको क्या है भाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पर प्रमुख खनिज ध्यान रखना। आगे चलकर ये सारे टॉपिक आपके रिपीट होंगे। अभी क्या है कि केवल इनके संदर्भ में आ जाता है स्टेटमेंट की, मालवा का पठार दे दिया, उसका स्टेटमेंट दे दिया, तो उस स्टेटमेंट से हमको जो है वो आपका यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई इसके बारे में विशेष कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो भाई नर्मदा सोन घाटी जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश और भारत की सबसे लंबी भ्रंश घाटी। अब देखो भ्रंश क्या होता है समझिएगा, भ्रंश घाटी क्या होती है,
भ्रंश का मतलब इसको हम आपका ड्रिफ्ट वैली भी कहते हैं, ठीक। और इसको रिफ्ट वैली मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। समझिएगा कि ये आपका एक प्लेन हिस्सा है। अब किसी बल के प्रभाव से ये बीच वाला हिस्सा क्या हो गया, आपका दब गया, ठीक। अब जब ये बीच वाला हिस्सा आपका जो है ये नीचे की ओर दब गया, तो यहाँ पर अब ये जो है आपके दो पर्वत के रूप में आ गए। ये दोनों क्या हो गए भाई, आपके पर्वत के रूप में आ गए। और ये नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, आपका घाटी वाला हिस्सा हो गया। तो ऐसे ड्रिफ्ट मतलब, भ्रंश मतलब क्या होना, दबना। भ्रंश का मतलब क्या होता है, दबना। तो ऐसी घाटी जो आपका प्राकृतिक भ्रंशन के कारण क्या हो भाई, आपकी निर्मित हो, उसको क्या कहते हैं, आपका भ्रंश घाटी कहते हैं। और यही भ्रंश घाटी कारण है कि नर्मदा और ताप्ती जो हैं वो बाकी नदियों की विपरीत किस ओर बहती हैं, आपका पश्चिम की ओर बहती हैं, क्योंकि भाई ये घाटी एक यहाँ पर बनी हुई है जहाँ से आपकी वो ढलान प्राप्त करती है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें तो जो आपका ये क्षेत्र है ये कैसा है, अगर हम देखें तो भाई आपका भ्रंश घाटी वाला क्षेत्र है। तो इस पॉइंट को भी आप जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो भारत की क्या हो जाएगी भाई, सबसे लंबी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा ना, फॉल्ट वैली भी कहते हैं, रिफ्ट वैली भी कहते हैं, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई क्योंकि घाटी वाला हिस्सा है, मध्य प्रदेश में जो भी हमने पढ़ा या तो वो पठार है या तो पर्वत श्रेणी है। भाई मालवा पठार है, मध्य भारत पठार है, बुंदेलखंड पठार है, बघेलखंड पठार है, रीवा पन्ना पठार है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। केवल नर्मदा घाटी ऐसी है जो क्या है आपका, नर्मदा सोन आपका ऐसा क्षेत्र जो क्या है आपका घाटी है। और घाटी होगा तो कैसा हिस्सा होगा भाई आपका, निचला। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का क्या है भाई आपका सबसे निचला क्या है भाई, अगर हम बात करें तो प्राकृतिक विभाग है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि भाई आप देखिएगा, अगर हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं नर्मदा के, तो भाई काली मिट्टी मिल रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही, मिल रही है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई सिंचाई के लिए क्या है आपका, जल है, नदियां हैं, नदी के पास है तो भाई आपका सहायक नदियां बहुत सारी होंगी, नहरें वगैरह आसानी से निकाली जा सकती हैं इन क्षेत्रों में। तो कहीं ना कहीं से काली मिट्टी भी है। काली मिट्टी के साथ साथ क्या है भाई, अगर हम बात करें तो आपका सिंचाई वगैरह भी यहाँ होती है। और सिंचाई वगैरह अगर आपकी होती है तो भाई नॉर्मली बात है कि कृषि के लिए ये दो चीज़ें बहुत आवश्यक है। तो अगर हम बात करें जो नर्मदा के आसपास वाले क्षेत्र होंगे वो क्या होंगे भाई, आपके उपजाऊ होंगे। तो इसी कारण ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है ना, बैकबोन ऑफ द एग्रो इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। साथ ही साथ में इसको जो है वो आपका ग्रेन बेल्ट भी कहा जाता है। मतलब अगर हम बात करें तो अनाज पट्टिका, या अगर हम बात करें तो अनाज की पट्टी, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो एक बैंड के रूप में है ना, इसकी अगर आप देखो तो एक पट्टी के रूप में नर्मदा सोन घाटी है, और पट्टी के रूप में तो क्या हो जाएगा, इसको हम अनाज पट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। बाकी आप बताना चाहें तो इसमें पर्यटन बता सकते हैं, इसमें और भी चीज़ें आप बता सकते हैं। आप समझना कि हमने बात किया था कि ये सब चीज़ें देखने के बाद हमको तीन चीज़ें और देखनी पड़ती हैं किसी भी क्षेत्र की, महत्व क्या है, समस्याएं क्या हैं और समाधान क्या है। तो यहाँ का महत्व क्या हो सकता है कि भाई अगर हम बात करें तो जल का एक बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि भाई नर्मदा घाटी है तो नर्मदा और उसकी सहायक नदियाँ होंगी, तो जल का क्या है एक बहुत बड़ा सोर्स है। और जल का एक बहुत बड़ा सोर्स है तो यहाँ पर आपका अर्थव्यवस्था में डैम वगैरह हम बना सकते हैं, डैम से बिजली उत्पादन हो सकता है। भाई खंडवा में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट या जल विद्युत केंद्र बना हुआ है, ठीक, इंदिरा गांधी ताप विद्युत गृह। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है एनर्जी में क्या होगा, इसका आपका उपयोग होगा। आप देखेंगे जो ओमकारेश्वर है वहाँ पर एक तैरता हुआ क्या बनाया जा रहा है, सोलर प्लांट लगाया जा रहा है ओमकारेश्वर डैम में। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, है ना। अब उस जल का उपयोग हम एनर्जी के लिए भी करते हैं और भाई आपका जो है पीने के लिए भी, जैसे इंदौर को पहले ओमकारेश्वर से पानी आता था, ठीक। फिर अगर हम बात करें, हम देखो नर्मदा को शिप्रा से जोड़ा हमने, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जल या वाटर रिसोर्स का हो गया। दूसरा अगर हम बात करें एनर्जी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया।
तो ये क्या हो गया भाई इसका आपका इम्पोर्टेंस। साथ ही साथ में पर्यटन के रूप में, क्योंकि नर्मदा क्या है भाई, अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, धार्मिक नदी है। तो इसके अगल बगल क्या है भाई आपका मेले वगैरह लगते हैं। आप होशंगाबाद की बात करें, नरसिंहपुर की बात करें, भेड़ाघाट की बात करें, तो कई प्राकृतिक स्थल और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसके किनारे होते हैं। तो कहीं ना कहीं से पर्यटन को भी क्या है भाई बढ़ावा मिलता है। नहीं विशेष में नहीं, विशेष में मैंने आपको बताया कि 3 डायमेंशंस में आपको बता रहा हूँ कि आप किसी क्षेत्र के बारे में और भी चीज़ें, खासकर ये चीज़ काम आती है किसमें, रिटर्न एग्जाम में काम आती है ना, कि भाई रिटर्न एग्जाम में अगर हम बात करें तो भाई आपको आ गया कि नर्मदा सोन घाटी के महत्व को बताइए, मध्य प्रदेश में उसका क्या महत्व है। तो आपने भाई 4-5 डायमेंशन में उसके महत्व बता दिए। समस्याएं भी हो सकती होंगी, जैसे भाई अगर हम बात करें तो भाई नदी है तो यहाँ पर जो है वो जल प्रदूषण की समस्या हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि भाई यहाँ पर सीधे आपका जो है वो इंडस्ट्री के द्वारा गंदा पानी आकर मिलता होगा। दूसरा हमने देखा कि भाई और काली मिट्टी का क्षेत्र है तो भाई यूज़ भी आपका फर्टिलाइज़र भी यूज़ हो रहा है, तो उसका पानी कहाँ आकर मिलेगा, एट द एंड नदियों में आकर मिलेगा, चाहे वो नालों या सहायक नदियों के माध्यम से आकर मिले। दूसरा अगर हम बात करें तो हमने देखा नर्मदा सोन घाटी में जो आपका पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर क्या मिलता है भाई, आपका रेत मिल रही है, बालू मिल रही है। और आए दिन हम क्या सुनते हैं, नर्मदा में अवैध खनन, नर्मदा और तवा में सुनते हैं, नर्मदा और तवा में रेतों का अवैध उत्खनन होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होगी भाई आपकी एक समस्या रहेगी। इन आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या होगी कि नहीं होगी, बाढ़ की समस्या भी होगी। तो कहीं ना कहीं ये कुछ आपकी समस्याएं जो है यहाँ पर मेजरली ध्यान रखना। इसके बाद समस्याएं हैं तो समाधान भी होगा, और मैंने कल बताया था कि समस्याओं का उल्टा क्या हो जाता है भाई आपका समाधान हो जाता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखिएगा नर्मदा सोन घाटी के बारे में, है ना। ये सब चीज़ें जब आपके टॉपिक्स चलेंगे ना तब हम पढ़ेंगे ही। आगे बढ़ते हैं, अगला हो गया आपका रीवा पन्ना का पठार। ठीक, चलिए रीवा पन्ना के पठार की अगर हम बात करें तो इसकी स्थिति देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में जो है ये आपका लोकेटेड है, या इसको पूर्व भी आप कह सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व में जो है वो क्या है भाई आपका ये स्थित है। और इसकी आप लोकेशन देखेंगे तो बुंदेलखंड का पठार जो है वो कहाँ पड़ेगा, इसका आपका जो है बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में। यह हम बात करें तो बुंदेलखंड का पठार रीवा पन्ना के कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो इसकी लोकेशन जो है, अगर आपने ज्योग्राफिकल जो हमने मैप बनाया था एरिया का, अगर आपने वो याद कर लिया है तो ये तो आप बता ही देंगे, है ना। और बघेलखंड के कहाँ पर भाई अगर हम बात करें पश्चिम में स्थित है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो विस्तार अक्षांश देशांतर आप इसका देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये है नहीं। क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा, हमने देखा 10.37%। सबसे ज़्यादा किसका था भाई, मालवा का कितना था, 28%। इसके बाद अगर हम बात करें नर्मदा सोन घाटी 26%। इसके बाद सतपुड़ा मैकाल रेंज 11%। उसके बाद मध्य भारत का पठार 10.7%। इसके बाद कौन सा था, रीवा पन्ना का पठार 10.37%। उसके बाद था बुंदेलखंड 7.7%। और लास्ट में कौन सा था आपका बघेलखंड 7%। ठीक, चलिए आगे ध्यान रखिएगा, रीवा पन्ना का हमने नाम लिया है। ठीक, चलिए और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमको भाई मैहर आपने सुना है, सतना आपने सुना है, सतना भाई रीवा पन्ना में आ रहा है। और सतना किसके लिए फेमस है भाई, अगर हम बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। और सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल के रूप में चूना जिप्सम भी प्रयोग होता है। यहीं पर कटनी है, पास ही में है ना, जबलपुर कटनी वाला पूरा बेल्ट। तो भाई यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, संगमरमर भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में यहाँ पन्ना है, पन्ना किसके लिए फेमस है, हीरा के लिए फेमस है। तो अब यहीं से निकाल के देखो इसका निर्माण। मैंने क्या कहा कि जो जानकारी आपको उससे आप क्या निकाल सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब पन्ना में हीरा मिल रहा है तो किस क्रम की चट्टान हो सकती है, कोड़प्पा क्रम की चट्टान है। ठीक, फिर अगर हम बात करें सतना में आपको जो है वो कौन सा क्या मिल रहा है, चूना पत्थर मिल रहा है, या कटनी में आपको संगमरमर मिल रहा है। तो यहाँ पर किस प्रकार की चट्टान हो सकती है, विंध्यन क्रम की चट्टान है। तो यहाँ का निर्माण किससे हुआ होगा, तो भाई ध्यान रखिएगा यहाँ का निर्माण जो है वो आपका विंध्यन शैल समूह से हुआ, या विंध्यन शैल समूह के अपर्दन से हुआ है। बात वही हो गई, विंध्यन शैल समूह से हुआ है पर। और दूसरा अगर हम बात करें तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से हुआ है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ मिलेंगी, पन्ना वाले क्षेत्र में। बाकी रीवा पन्ना वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको, अधिकतर अगर हम देखें तो भाई जो है वो आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। और ध्यान रखिएगा रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगार भी कहा जाता है।
कगार का मतलब क्या होता है? टूटा फूटा पहाड़, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, विंध्यन कगार भी जो है किसको कहा जाता है? आपका रीवा पन्ना प्लेटू को कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ से आपको विंध्यन याद आ जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो प्रमुख जिले कौन कौन से हो जाएंगे, तो अगर आपको मैप याद है तो आप बता पाएंगे, रीवा हो गया, पन्ना हो गया, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह, ये वाला क्षेत्र किस में आता है भाई? अगर हम बात करें रीवा पन्ना के पठार में आता है। हाँ, पन्ना और दमोह ये तो बुंदेलखंड रीजन में रहते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है वो, है ना। सांस्कृतिक दृष्टिकोण अलग हो जाता है। जब जलवायु से पढ़ेंगे तो जलवायु के हिसाब से हमने अलग क्षेत्र को बांटा हुआ, तो जलवायु के हिसाब से आप देखेंगे तो जो टीकमगढ़ है वो मध्य भारत में आ जाएगा, है ना, या उत्तरी मध्य प्रदेश जो है आपका, उसमें आपका आ जाएगा। तो ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये भौतिक प्रदेश के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इस क्षेत्र की बनावट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। वो जो आप बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की, तो वो आएगा किसके हिसाब से? वो आएगा आपका संस्कृति के हिसाब से आ सकता है कि भाई आपका जो टीकमगढ़ वाला क्षेत्र है वो बुंदेलखंड में आ रहा है, तो वो संस्कृति के हिसाब से आ रहा है, ठीक। चलिए, तो भाई जिले ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो जलवायु, अब यहाँ की जलवायु ध्यान रखना, ग्रीष्म काल में क्या पड़ रही है? साधारण गर्मी। और शीतकाल में क्या पड़ रहा है? अत्यधिक ठंडी। पूरे में नहीं, जैसे जैसे आप जो है पूर्वी मध्य प्रदेश से पश्चिमी की ओर आएंगे, मतलब रीवा सतना में आप देखेंगे ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे पश्चिम में आएंगे वहाँ पर आपका थोड़ा थोड़ा गर्मी जो है वो अधिक बढ़ने लगेगी। कारण क्या है समझिएगा, पानी यहाँ ज़्यादा गिरता है, पानी ज़्यादा गिरता है, वन है, तो उसके कारण क्या रहता है? तापमान आपका थोड़ा सा ठंडा रहता है ना, मिट्टी वाला क्षेत्र है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो जलवायु, जब आप जलवायु वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको ये पूरी जलवायु का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहाँ पर कौन सी जलवायु आपको देखने को मिल रही है। अभी ये ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म काल में क्या है भाई? आपकी साधारण गर्मी पड़ती है पूर्वी क्षेत्र में, रीवा पन्ना वाले क्षेत्र में। और अगर हम बात करें शीत ऋतु में क्या पड़ेगी? आपकी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, क्योंकि भाई ठंडी में अगर पानी गिर गया तो भाई पानी गिरने के बाद ना ठंडी का मौसम आता है, और पेड़ पौधे भी हैं, तो क्या होगा? ठंडी ज़्यादा होगी। और अगर ऐसी चीज़ रहेगी तो गर्मी क्या रहेगी? आपकी कम रहेगी। जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, जहाँ पर पानी गिरता होगा, वहाँ पर जो है वो तापमान कैसा रहेगा? कम रहेगा। चलिए, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। चलिए, आगे अगर हम देखें तो रीवा पन्ना के पठार में आप देखेंगे कि अगर हम बात करें किसकी भाई? वन की बात करें तो यहाँ पर बाँस देखने को मिलेगा। बाँस क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि भाई यहाँ पर पानी की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। वर्षा क्या गिरती है? आपकी ज़्यादा गिरती है। इसके बाद अगर हम बात करें तेंदू पत्ता हो गया, शीशम हो गया, खैर वृक्ष हो गए, इनको एक बार देख लेना, है ना। अगर हम एक तरीके से बात करें तो यहाँ पर आपको अर्ध पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, क्योंकि पानी क्या हो रहा है भाई? आपका ज़्यादा गिर रहा है, तो अर्ध पर्णपाती से लेकर पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट से लेकर आपको डेसिडियस फॉरेस्ट देखने तक यहाँ पर मिलेंगे, ठीक। ये जब आप वन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। मतलब अगर आपको ये चीज़ अभी याद भी नहीं होगी तो भी आप लोड मत लो, क्योंकि आगे जब एक एक टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कहाँ पर कौन सा वन मिल रहा होगा। आपको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर कौन सा वन मिल रहा है, क्योंकि हम समझने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक। तो फिर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सा वन होगा, कहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, कहाँ पर शीतकाल ज़्यादा होगा। क्योंकि अभी हम यहाँ पर पूरी जलवायु नहीं पढ़ सकते, जब जलवायु पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों को कनेक्ट करते आपका पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक। चलिए, मिट्टी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिश्रित मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। समझिएगा, मालवा में कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी, ठीक। ऊपर अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड या मध्य भारत का जो पठार है वहाँ पर कछारी मिट्टी या आपका जो है वो जलोढ़ मृदा देखने को मिल रही है। पूर्वी क्षेत्र में लाल मृदा है, तो लाल मिट्टी तो देखने को मिलेगी। जैसे जैसे पश्चिम में आएंगे तो भाई एक क्षेत्र ऐसा आएगा जहाँ पर लाल मिट्टी और काली मिट्टी आपस में क्या हो रही होंगी? मिल रही होंगी, क्योंकि बॉर्डर तो है नहीं कि जस्ट एक बॉर्डर खींची उसकी इस और लाल होगी इस और काली होगी, ऐसा तो है नहीं। एक ऐसा एरिया आएगा जहाँ पर लाल और काली मिट्टी क्या होगी भाई? आपकी मिली हुई, एक साथ मिली हुई होंगी। तो यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की मिलेगी अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा, मिश्रित मिट्टी जो है वो हमको देखने को यहाँ पर मिलेगी, ठीक। चलिए, आगे अगर हम बात करें तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, मिश्रित मिट्टी में भी आपका जो है वो मेनली कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? आपको लाल पीली मिट्टी यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक। नदियाँ इस क्षेत्र में आप जब पढ़ेंगे, नदियों का मैप बनाएंगे, तब आप देखेंगे टोंस नदी हो गई, कैन हो गई, बीहड़ हो गई, महान नदी, बिछिया नदी, ये सारी क्या हो जाएंगी भाई? आपकी यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ हो जाएंगी। और प्रमुख फसलें कौन सी होंगी यहाँ पर? तो भाई पूर्वी क्षेत्र है,
और पूर्वी क्षेत्र तो पानी ज़्यादा गिर रहा है, और पानी ज़्यादा गिर रहा है तो कौन सा होगा भाई आपका, चावल। आप देखेंगे जो साउथ का बेल्ट है, जो आपका दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये किसके लिए फेमस है भाई आपका, चावल के लिए फेमस है। तो कहीं ना कहीं से अगर हम देखें तो पानी अधिक गिर रहा है तो चावल यहाँ देखने को मिलेगा, गेहूं कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, और साथ ही साथ में आपका तिल। ठीक, खनिज पत्थर की अगर हम बात करें या मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चूना पत्थर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि विंध्यन क्रम की चट्टानें यहाँ हमको देखने को मिल रही हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो हमको जो है वो गेरू, गेरू क्या होता है, एक प्रकार की मिट्टी, रंग के लिए यूज होता है, सतना क्षेत्र से कोई होगा तो उसको पता होगा। और तीसरा क्या हो गया भाई आपका, हीरा ध्यान रखिएगा, डायमंड यहाँ पर मिलता है। अब सिंपल चीज़ है कि जब ये चीज़ें यहाँ मिल रही हैं तो जब यहाँ पर आप किसकी बात करेंगे भाई, उद्योग की बात करेंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, तो भाई यहाँ पर आपको सीमेंट इंडस्ट्री देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको सीमेंट इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। यहीं पर अगर हम बात करें तो आपको जो है मिट्टी या चीनी मिट्टी की बात करें तो रीवा में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको चीनी मिट्टी उद्योग भी देखने को मिलेंगे। ठीक, चीनी मिट्टी के उद्योग भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये चीज़ आप यहाँ पर क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा ना। बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको आपका स्किप करते हुए या बहुत डिटेल में अब नहीं पढ़ रहे हैं। मालवा इंपॉर्टेंट था, उसको मैंने डिटेल में समझाया, क्योंकि मेरे को ये बताना था आपको कि आप कैसे जुड़कर पढ़ सकते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं ना। तो प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमको आगे पढ़ते हुए चलनी ना। लेकिन अगर आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे तो वहाँ पर हमको इन डायमेंशंस को क्या रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने बताया आगे आप पर्यटन भी बता सकते हैं, मतलब आप समझिए जैसे मध्य प्रदेश एक क्षेत्र हो गया, और मध्य प्रदेश में हम क्या पढ़ रहे हैं, जलवायु भी पढ़ रहे हैं, वन भी पढ़ रहे हैं, संस्कृति भी पढ़ रहे हैं, नदियाँ भी पढ़ रहे हैं। वैसे ही इस क्षेत्र ये भी क्या हो गया, एक क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में भी आप वो सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं जो आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो अगला क्षेत्र हो जाएगा आपका बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड का अगर आप पठार देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर भाई, ये जो आपकी लगभग लोकेशन है यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपका बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। ठीक, और बुंदेलखंड के पठार में अगर हम बात करें तो भाई आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो इसके उत्तर पश्चिम में या पश्चिम में कौन हो जाएगा आपका, मध्य भारत। तो इसको हम कह सकते हैं कि जब मध्य भारत इसके पश्चिम में है तो ये मध्य भारत के कहाँ पर होगा, पूर्व में होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। रीवा पन्ना पठार के कहाँ पर है भाई आपका, उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका एरिया ध्यान रखिएगा 7.7 है, मैंने आपको बताया था। ज़िले अगर आपको मैप याद होगा तो यहाँ पर आप ज़िले बता सकते हैं, दतिया हो गया, सागर हो गया, अशोकनगर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, निवाड़ी हो गया, छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया। ये क्या होंगे भाई आपके सारे ज़िले यहाँ पर आएंगे। ठीक, तो अब आपको जो मैप आपने याद किया तो वो आपको यहाँ पर काम आएगा, है ना। अब मुझे इसको आपको याद कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑटोमेटिक पूरा आपका मैप याद किया हुआ है, तो हम उस मैप को इसमें ओवरलैप कर देंगे। ठीक, चलिए जलवायु की अगर हम बात करें तो भाई बुंदेलखंड का पठार है। ठीक, बुंदेलखंड के पठार का निर्माण मेनली हुआ है आपका आर्कियन क्रम की चट्टानों से और ग्रेनाइट चट्टानों से, साथ ही साथ में नदियों के निक्षेपों से। तो भाई यहाँ पर पत्थर पाया जाएगा, और पत्थर पाया जाएगा तो भाई तापमान गर्मी में कैसा होगा, बहुत ज़्यादा गर्म। आप देखते होंगे छतरपुर का नौगांव, दतिया इस समय आपका क्या है भाई, सबसे ज़्यादा गर्म स्थल पर है, 47 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान पहुंचा है। सबसे ज़्यादा तापमान छतरपुर में हमने देखा कि हो रहा है। ठीक, सबसे ठंडा तापमान भी कहाँ देखने को मिल रहा है, नौगांव छतरपुर देखने को मिल रहा है। तो क्यों, क्योंकि पत्थर यहाँ पर मिल रहा है, या यहाँ की जो बनावट है, यहाँ की जो भूप्रॉपर्टी, उसमें स्टोन या पत्थर ज़्यादा, और पत्थर की प्रकृति क्या होती है कि बहुत ज़्यादा गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा, और बहुत जल्दी ठंडा होगा, और बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। दूसरा, जब आप जलवायु पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि हिमालय से आने वाली हवाएं, जब शीतकाल में क्या होता है, हवाएं उत्तर पूर्व से जो है वो दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, और उत्तर पूर्व में क्या है भाई, हिमालय है। और बर्फ़ के पास से अगर कोई हवा आएगी तो कैसी होगी भाई, ठंडी हवा होगी। तो भाई यहाँ पर क्या चलेगी, अब मध्य प्रदेश में आप देखोगे हिमालय से आने वाली हवाएं जो है वो सीधे आपका मध्य भारत या उत्तर पूर्वी जो आपका मध्य प्रदेश है ना, यहाँ पर आकर सबसे पहले टकराती हैं।
तो यहाँ पर क्या चलती है आपकी कोल्ड वेव्स चलती है, शीतलहर चलती है, और शीतलहर इस क्षेत्र का तापमान और क्या कर देती है आपका ज़्यादा ठंडा कर देती है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे जब जलवायु वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक, चलिए फिर अगर हम बात करें तो भाई आपका जलवायु देख लिया, वर्षा जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें पूरी तरीके से पूर्व में नहीं है, ये थोड़ा सा क्या हो गया आपका सेंटर की लोकेशन आ गई, तो यहाँ पर जल की मात्रा क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी, और जल की मात्रा कम हो जाएगी तो भाई यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर जो है वो क्या होगा आपका रेनफॉल रहेगा। ठीक, रेनफॉल कम है तो भाई तेंदुपत्ता, अब आप पढ़ेंगे, देखो आप पढ़ेंगे सागर टीकमगढ़ में तेंदुपत्ता ज़्यादा होता है ना, तो तेंदुपत्ता यहाँ देखने को मिलेंगे। पानी कम गिर रहा है तो भाई बबूल देखने को मिलेगा। ठीक, साथ ही साथ में आपका नीम, खैर वृक्ष ये देखने को मिलेंगे, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। जिससे बीड़ी बनती है, बीड़ी बनाने का जो पत्ता होता है उसको क्या कहते हैं भाई आपका तेंदुपत्ता कहते हैं। बताओ भाई महुआ क्या होता है? देसी दारू गाना सुना है? पौआ, ठीक है, पौआ गाना सुना है। पौआ जो है, जो देसी पौआ होता है वो किससे बनता है भाई? महुआ से बनता है ना। और घर में बनाने की विधि भी होती है। एक मटके में क्या करो भाई, पानी डाल के थोड़ा सा महुआ को पकाओ, है ना, उससे एक पाइप निकालो जिससे भाप निकल रही हो, और उसको क्या करो एक बर्तन में ठंडा कर लो, तो भाप महुए की शराब में कन्वर्ट हो जाएगी। कभी ट्राई करके देखना तो समझ में आएगा महुआ क्या है ना। अभी बताऊंगा तो भूल जाओगे, प्रैक्टिकल करोगे तो जीवन भर याद रहेगा, हाँ महुआ ये होता है ना। चलिए, महुए की शराब बनती है। अभी अभी चर्चाओं में आया था ना महुआ, क्यों आया था? अभी अभी महुआ चर्चाओं में आया था किसी राजनेता की वजह से, इतना तो बता दें। हाँ, अभी हमारे भाई माननीय विपक्ष दल के नेता राहुल गांधी जी, है ना, घूम रहे थे तो रास्ते में उन्होंने महिलाओं को महुआ बीनते हुए देखा, तो उन्होंने भी ऐसा प्रश्न किया कि ये कौन सी फसल है, तो फिर बताया गया कि महुआ है ना। चलिए, चखा उसको, है ना। हाँ, महुए के पास ये है कि हाँ महुआ ऐसे खा सकते हो आप, दिक्कत नहीं है, व्रत वगैरह में तो खाते हैं। चलिए, मिट्टी कौन सी मिलेगी, तो भाई वापस मैंने कहा कि उधर से कौन सी मिट्टी आ रही है, पूर्वी क्षेत्र से लाल, यहाँ से कौन सी जा रही है, काली, और ये जो आपका क्षेत्र रहेगा ये कौन सा एरिया रहेगा आपका, संक्रमण क्षेत्र रहेगा। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी दोनों तीनों प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पर मिली हुई प्रतीत होंगी। तो मिश्रित मिट्टी को ध्यान रखिएगा, आपका काली लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है, या लाल पीली काली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। लाल मिट्टी में ऊपरी लेयर लाल आपकी जो है वो लाल होती है, और नीचे आप उसको खोदेंगे तो आपको येलो सॉइल जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ ध्यान रखिएगा कौन कौन सी हो जाएगी। बेतवा नदी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक, तो ध्यान रखना। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है किसको भाई? बेतवा नदी को, है ना। प्रदूषण के मामले में मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता था पहले, अब नहीं कहा जाता। आगे अगर हम बात करें तो बेतवा की सहायक नदी आपकी धसान, इसके बाद उर्मिल हो गया, जामुनी हो गई, ये कौन सी हो गई भाई? यहाँ की आपकी कुछ प्रमुख नदियाँ जो इस क्षेत्र में बहती हैं। ठीक, खनिज कौन सा मिलेगा, तो भाई चूना पत्थर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक्चुअली में क्या है समझिएगा कि भाई ये आपकी सतपुड़ा रेंज हो गई, ठीक, मान के चलिए ये कौन सी रेंज हो गई आपकी सतपुड़ा, इसके बीच से कौन सी बह रही है? नर्मदा। इसके बाद समझना ऊपर कौन सी रेंज है? विंध्याचल। अब विंध्याचल आगे आकर 2 ब्रांच में बढ़ जाती है, एक कैमूर के रूप में चली जाती है झारखंड तक, और एक ब्रांच जो है वो टर्न होकर कहाँ चली जाती है? ऊपर होकर दतिया के आसपास तक आ जाती है। तो ऊपर वाली जो आपकी रेंज है इसका नाम हो जाएगा भांडेर, है ना, और ये कौन सी हो जाएगी आपकी? कैमूर। ठीक, तो विंध्याचल जो है आगे जाके 2 ब्रांचेस बढ़ जाएगा। तो भाई आपका विंध्याचल जो है वो यहाँ से जो है वो क्या होगा, वो ऊपर की ओर बढ़ेगा कहाँ तक भाई? आपका दतिया में। तो यहाँ पर हमको कौन सी रेंज देखने को मिल रही है भाई? विंध्यन रेंज भी देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर भोपाल पूछे कि किन पहाड़ियों पर बसा हुआ, तो किस पर बसा होगा? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पार्ट में, क्योंकि भाई हम नर्मदा के उत्तर में है, और नर्मदा के उत्तर में क्या है? विंध्याचल। नर्मदा क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएंगे? सतपुड़ा की पहाड़ियां आ जाएंगे। ठीक, चलिए, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो हीरा भी ध्यान रखना, पन्ना भी आसपास है। अभी आप देखेंगे छतरपुर में क्या मिला है भाई? हीरे के, छतरपुर में भी हीरे का उत्पादन होता है, या छतरपुर में भी हीरे के निक्षेप मिले हैं। अभी आपने सुना होगा एक कैंपेन चला था
जो है वो ट्विटर पे जिसको कहा जाता था सेव बक्सवाहा, है ना, सेव बक्सवाहा करके जो है एक ट्विटर पर अभियान चला था। और बक्सवाहा क्या है तो भाई ध्यान रखिएगा, बक्सवाहा एक जंगल है, कहाँ पर भाई अगर हम बात करें तो आपका छतरपुर वाले क्षेत्र में, ठीक। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है वो हीरे के निक्षेप पाए गए हैं, ठीक। और भाई अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जिसका नाम है रियो टिंटो, इस कंपनी को क्या किया गया, यहाँ से जो है यहाँ पर आपका जो है इसको अलॉट किया गया कि भाई आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेंडर इसको दे दिया गया हीरे निकालने का। और हीरे निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, बक्सवाहा जंगल के हमको क्या करने पड़ेंगे, वन जो है वो काटने पड़ेंगे। तो पर्यावरण बनाम विकास का मुद्दा आपका जो है वो चालू हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, बक्सवाहा जंगल चर्चाओं में रहा था क्योंकि यहाँ पर क्या मिले हैं भाई, हमको हीरे के निक्षेप मिले, हीरे के जो है वो हमको निक्षेप यहाँ पर डिपॉजिट्स हमको प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये खनिज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। चलिए, साथ ही साथ में ध्यान रखना, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, अगर हम बात करें तो सिद्ध बाबा की चोटी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी भाई, आपका सिद्ध बाबा की चोटी हो जाएगी। और ये कहाँ पर है भाई, आपका दतिया में, ठीक। अब देखो, इसकी लोकेशन को लेकर थोड़ा सा डाउट है, कई लोग इसको दमोह क्षेत्र में मानते हैं, है ना। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को लेकर क्या है, डाउट है, पता नहीं, जैसे लिखा है वो यही बता देता कौन सी है। तो कहीं इसकी लोकेशन आपको दमोह देखने को मिलेगी, कहीं दतिया देखने को मिलेगी। तो जो ऑप्शन होगा इन दोनों में से वो आपको देखते हुए चलना है ना। और ऐसे प्रश्नों में अधिकतर क्या होता है कि सरकार के सोर्स में ही अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो फिर क्या हो जाता है आपका, ऐसे प्रश्न के 2 आंसर सही मान लिए जाते हैं अगर दोनों विकल्प भी आपके हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। आगे अगर हम बात करें तो बेतवा नदी, ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी को क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड की गंगा या बुंदेलखंड की जीवन रेखा, लाइफलाइन कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो ये क्या है भाई, अगर हम बात करें तो आपका बुंदेलखंड का पठार वाला रीजन जो है वो आपका यहाँ पर होता है, ठीक। अभी केवल अब ब्रीफ में चलिए, मैंने क्या बताया, मालवा वाला क्षेत्र जो है वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मालवा अगर आप एक बार समझ गए तो बाकी चीज़ों को समझना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज शायद एक समाप्त हो जाए, तो इसके बाद कल से हम जो है वो आपकी नई चीज़ें चालू करेंगे, ठीक। चलिए, अगला कौन सा हो जाएगा आपका, सतपुड़ा मैकाल रेंज, ठीक। सतपुड़ा मैकाल रेंज की अगर हम बात करें तो भाई सतपुड़ा पूरी क्या है, आपकी एक पर्वत श्रृंखला है ना, जिसमें आपकी क्या है, बहुत सारे पर्वत और बहुत सारी आपकी पहाड़ियाँ जो हैं वो क्या है, शामिल है, ठीक। चलिए, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो भाई नर्मदा नदी के पैरेलल ये बना हुआ है, कहाँ है, मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिण में। तो भाई मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिण में स्थित है। अगर आप इसकी बाउंड्री की बात करेंगे तो भाई पूर्वी क्षेत्र में इसके उत्तर में नर्मदा सोन घाटी है, और पश्चिमी क्षेत्र में नर्मदा सोन घाटी ऊपरी इसकी उत्तरी सीमा बनाएगा। और यहाँ पर जाएंगे तो क्या है भाई, आपका जो है वो कौन बनाता है भाई, बघेलखंड बनाएगा, ठीक। चलिए, तो भाई ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है आपका, ये एक पर्वतों के रूप में जो है वो गुजरात के पास से लेकर जो है वो बहुत आगे तक फैला हुआ है। तो ये पूरी क्या है भाई, अगर हम बात करें तो एक पर्वतों की श्रृंखला है। तो ये भी चीज़ आप जो है वो ध्यान रखिएगा, ये क्या है भाई, आपका एक पर्वतों की पूरी श्रृंखला के रूप में आपका फैला हुआ, ठीक। चलिए, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, आपका 11% है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या करते हैं, आपका 3 पार्ट में बांटते हैं ना। अगर हम बात करें इस सतपुड़ा को, तो सतपुड़ा के कुल 3 भाग है। एक भाग कहलाता है राजपीपला, तो एक भाग क्या कहलाता है, राजपीपला। जो मध्य का भाग है ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं आपका महादेव रेंज, है ना, या महादेव श्रेणी के नाम से जानते हैं, या इसी को गाविलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और तीसरा अगर हम बात करें तो ये आपका पूर्वी क्षेत्र है, जो भाई आपका छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, और इसको किस नाम से जानते हैं भाई, आपका मैकाल के नाम से जानते हैं, ठीक। चलिए, ये सिर्फ आगे वाली स्लाइड में होगा।
अब समझना, यहाँ का निर्माण समझने का प्रयास करते हैं, ठीक, कि इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। वापस वही चीज कि भाई लावा जो है बाय फ्लाइट तो गया नहीं होगा दक्कन से, कि फ्लाइट में बैठा और उतर गया मालवा नर्मदा सोन घाटी में, बहकर ही गया होगा। तो इसके पश्चिमी क्षेत्र में लगभग अगर हम बात करें तो हमको क्या देखने को मिलेगा, काली मिट्टी, ठीक। तो हमको पश्चिम में क्या देखने को मिल रही है, इसकी काली मिट्टी देखने को मिल रही है। चलिए फिर अगर हम बात करें तो मध्य क्षेत्र में अगर आप देखेंगे वृक्षों के अलावा यहाँ पर होशंगाबाद वाले क्षेत्र में तवा घाटी है, और तवा घाटी कोयले के लिए भी फेमस है। तवा कोयला क्षेत्र है, पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र है, तो कोयला मिल रहा है। और कोयला मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या मिल सकता है भाई, किस क्रम की चट्टानें हो सकती हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक। चलिए इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो पूर्वी क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे तांबा मिल रहा है, बालाघाट है, मैग्नीज मिल रहा है ना। होशंगाबाद के पास टंगस्टन भी देखने को मिल रहा है, बैतूल में टीन देखने को मिल रहा है। तो ये धातुएं मिल रही हैं, मतलब यहाँ पर किस क्रम की चट्टानें हो सकती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई सतपुड़ा, जो आपका सतपुड़ा मैकाल रेंज है, इसका निर्माण किसी एक क्रम की चट्टान से नहीं हुआ है। इसका पश्चिमी भाग किससे बना हुआ है, दक्कन ट्रैप से। मध्य भाग किससे बना हुआ है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। और आपका मध्य के साथ साथ जो पूर्वी भाग है वो किससे बना हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। तो इसके निर्माण में ध्यान रखिएगा कि भाई इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा बना हुआ है किससे भाई, आपका दक्कन ट्रैप से। इसका जो मध्य हिस्सा है ये बना हुआ है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। और भाई इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो किससे बना हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है, ठीक। चलिए तो इन पॉइंट्स को क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे, ठीक। चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो भाई सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में भाई ध्यान रखिएगा, हमने एरिया देख लिया 11% है। निर्माण मैंने आपको बता दिया कि इसका निर्माण जो है वो आपका कैसे हुआ है, तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों और गोंडवाना क्रम की चट्टानों से आपका हुआ है, ठीक। चलो आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा, मैंने बताया कि इस सतपुड़ा श्रेणी के आपके 3 भाग हैं। पहला कौन सा हो गया भाई, आपका वेस्टर्न पार्ट हो गया या पश्चिमी भाग हो गया। और इस पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है भाई, आपका राजपीपला के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर है भाई, आपका गुजरात और मध्य प्रदेश में, ठीक। दूसरा है मध्य श्रेणी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, महादेव के नाम से या गाविलगढ़ के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर फैली हुई है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें पूर्वी श्रेणी की अगर हम बात करें तो भाई इसको कहा जाता है आपका मैकाल। और ये कहाँ पर फैला हुआ है भाई, आपका मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में जो है वो फैला हुआ है, ठीक। तो इस पॉइंट को जो है वो क्या रखिएगा भाई, आप ध्यान रखिएगा, है ना। यहीं पर इसको एक बार वापस एक बार मैप से देख लो, बता देता हूँ, ठीक। चलो कि भाई इसका जो क्या है, आपका इसका जो पश्चिमी भाग है वो किसमें है, आपका गुजरात से लेकर जो है कहाँ तक फैला हुआ है, आपका मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो भाई ध्यान रखिएगा, इसको हम जानते हैं राजपीपला के नाम से, राजपीपला के नाम से। अब बीच में आपका थोड़ा सा गैप रहेगा, है ना। और इस गैप को आप सुनते होंगे, बुरहानपुर दर्रे का नाम सुना है ना। तो बीच में क्या पड़ता है, आपका जो है वो बुरहानपुर दर्रा पड़ेगा, बुरहानपुर गैप पड़ेगा, पर्वतों के बीच का स्थान। और इसी को क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ सदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके बाद अब जो रेंज चालू होगी उसको क्या कहा जाएगा, महादेव रेंज कहा जाएगा या गाविलगढ़ कहा जाएगा, ठीक। चलिए तो ध्यान रखिएगा कि भाई आपका जो है बीच वाली जो आपकी श्रेणी है ये कौन सी हो जाएगी, आपकी महादेव या गाविलगढ़। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी और
महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तीनों क्या है भाई आपकी पाई जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा यहीं पर जो है वो आपको मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी देखने को मिलेगी, जिसका नाम क्या है भाई आपका धूपगढ़, और ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर जो है वो क्या है इसकी ऊंचाई है, और किसका हिस्सा है महादेव पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना कि भाई धूपगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ आपका जो है वो सतपुड़ा और महादेव श्रेणी की क्या है भाई अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि भाई आपका जो है वो धूपगढ़ किसकी सर्वोच्च चोटी है या धूपगढ़ कहाँ स्थित है। अब कई बार क्या हुआ है कि ऑप्शन में महादेव पर्वत भी है, ऑप्शन में सतपुड़ा भी है। अब क्या लगाएं, तो सिंपल चीज़ है कि जैसे मान लो भाई तुम कहाँ रहते हो, हाँ अभी तो भोपाल है ना। तो भाई तुमसे अगर ये पूछा जाए कि तुम कहाँ रह रहे हो, भोपाल में या डिपो चौराहे में, ज़्यादा बेस्ट आंसर क्या होगा डिपो चौराहा, क्योंकि ज़्यादा करीबी आंसर क्या हो गया डिपो चौराहा। भोपाल भी गलत नहीं है, लेकिन जब दो विकल्प सही हो तो हमको जो ज़्यादा करीब का विकल्प है वो क्या करना पड़ता है भाई आपका चुनना पड़ता है। तो इस चीज़ को भी आप क्या रखिएगा ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जो इसका पूर्वी क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा भाई आपका, इसको हम जो हैं वो मैकाल के नाम से जानते हैं। कौन सी रेंज है भाई आपकी, मैकाल रेंज है। यहीं से नर्मदा निकलती है, यहीं से सोन निकलती है, यहीं से जोहिला निकलती है। और भाई नर्मदा को इसीलिए क्या कहा जाता है, मैकाल सुता कहा जाता है या मैकाल की पुत्री कहा जाता है, क्योंकि कहाँ से निकल रही है, मैकाल पर्वत से निकल रही है। और भाई इसकी सर्वोच्च चोटी ध्यान रखिएगा कौन सी हो जाएगी, अमरकंटक। ठीक, तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी भाई आपकी अमरकंटक। अब ध्यान रखना अमरकंटक जो है वो मैकाल की सबसे जो चोटी है, जबकि धूपगढ़ जो है वो महादेव के साथ साथ पूरे सतपुड़ा और पूरे मध्य प्रदेश की क्या है भाई आपकी सर्वोच्च चोटी है। इस पॉइंट को आप जो है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है ना, बढ़े आपका आगे। चलो आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा यहाँ पर ग्रीष्मकाल मैंने आपको वापस बताया है ना। अब देखो ग्रीष्मकाल में यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगर आप पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि भाई पानी ज़्यादा गिर रहा है, और पानी ज़्यादा गिर रहा है तो पेड़ पौधे क्या होंगे, घने होंगे। अब समझना पत्थर तो यहाँ भी है, पर क्या है कि भाई सीधी चीज़ है कि भाई आपका धूप सीधे नहीं पड़ पा रही। क्यों, क्योंकि धूप किससे पड़ रही है, पेड़ों पे पड़ रही है, धूप ज़मीन पर सीधे नहीं पड़ पा रही है ना। भाई एक रोड अभी आप जाएंगे तो भाई एक खुला क्षेत्र और दूसरा एक शेड वाला क्षेत्र, ज़्यादा गर्म कौन होगा, खुला वाला ऊपर बाहर जो एरिया है, क्योंकि भाई सीधे क्या पड़ रही है उसमें आपकी धूप पड़ रही है। तो भाई ध्यान रखिएगा इस चक्कर में क्या होता है, और पानी भी गिरता है यहाँ अधिकतर, तो इसमें जो आपका पूर्वी वाला हिस्सा है वहाँ पर क्या होता है भाई ज़्यादा ठंडी पड़ती है, जबकि पश्चिमी हिस्से में थोड़ा सा टेम्परेचर आपका नॉर्मल की ओर रहता है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो संबंधित जिले, तो जितने भी दक्षिण के जिले हैं सारे काउंट कर लो भाई। अमरकंटक से अनूपपुर से चालू करो है ना, अनूपपुर जो है वो आपका बघेलखंड में भी आएगा और सतपुड़ा में भी आएगा। उसके बाद मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पारडूना, ये सारे जिले। यहाँ से आ जाओ आप कहाँ तक भाई, अलीराजपुर, बड़वानी तक आ जाओ है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अगर हम बात करें तो ये पूरा आपका जो है वो हिस्सा किसका हो जाएगा, ये पूरे ज़िले जो है वो किस में आ जाएंगे, अगर हम बात करें तो आपका जो सतपुड़ा मैकाल रेंज उसमें आ जाएंगी। ठीक, चलिए अब ध्यान रखिएगा कुछ पहाड़ियाँ भी, जैसे बड़वानी की पहाड़ियाँ। अब सिंपल चीज़ है, बड़वानी की पहाड़ियाँ आएगा तो किसका भाग होगा, वो सतपुड़ा का भाग होगा। और बड़वानी अगर आप देखेंगे तो भाई राजपीपला का हिस्सा है ना, क्योंकि बुरहानपुर के बाद आपका हिस्सा अलग हुआ है, तो बुरहानपुर तक का हिस्सा किसका है भाई, राजपीपला का हिस्सा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चाहे बड़वानी की पहाड़ियाँ आ जाएं, चाहे असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आ जाएं, असीरगढ़ किसका नाम है, बुरहानपुर का नाम है, ये सब किसका हिस्सा हो जाएगा, आपका राजपीपला का हिस्सा हो जाएगा है ना, या राजपीपला श्रेणी का हो जाएगा, या सिंपल चीज आपका जो है सतपुड़ा मैकाल रेंज का ही क्या होगा, आपका हिस्सा होगा। ठीक, चलिए अब ध्यान रखिएगा
वर्षा की मात्रा की अगर हम बात करें तो भाई आपका पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होगी, आपकी बढ़ती जाएगी। मैंने ये बात बताया आपको, हर स्लाइड में भी ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे वर्षा घटेगी, पश्चिम से पूर्व जाएंगे वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। इसीलिए इसके पश्चिमी भाग में कितनी वर्षा देखने को मिलेगी आपको, 75 सेंटीमीटर, और जबकि पूर्वी भाग में आप जाएंगे तो कितनी मिलेगी, 125 सेंटीमीटर। या सेंटीमीटर या मीटर हटा देना, ठीक, चलो, तो 125 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए इस स्लाइड में मैं और चीज़ें कुछ ऐड करके आपको देने वाला हूं, तो आज ये टॉपिक खत्म होगा तो आपको कल या परसों में स्लाइड में दे दूंगा, इसमें मुझे और भी कुछ चीज़ें ऐड करके आपको देनी है, ठीक, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो। आगे अगर हम बात करें तो भाई प्रमुख नदियाँ ध्यान रखिएगा। प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो भाई ताप्ती क्या होगी, यहाँ की प्रमुख नदी होगी, ठीक। इसके बाद वैनगंगा हो गया, शक्कर हो गया, दूधी, पेंच, बावनथड़ी, ये सारी नदियों को आप एक बार देख लेना, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिट्टी की अगर हम बात करें तो जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि भाई मालवा में दक्कन का जो लावा है वो यहीं से होकर गया होगा, तो भाई जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर कैसी मिट्टी मिल रही है, काली मिट्टी। पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर भाई पानी ज़्यादा गिरता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, पानी ज़्यादा गिर रहा है, और पानी ज़्यादा गिर रहा है तो भाई जो है मिट्टी के हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बनेंगे, जो मिट्टी के अंदर एलिमेंट्स है, तो यहाँ की मिट्टी कैसी मिट्टी होगी, लेटेराइट मिट्टी होगी। तो भाई लाल मिट्टी, जहाँ पर सामान्य पानी गिरता है, सामान्य से अधिक गिरता है, वहाँ पर लाल मिट्टी, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी गिरता है वहाँ पर कैसी मिट्टी मिलती है हमको, लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पानी अगर हम औसत रूप से बात करें तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है, इसलिए बालाघाट के आसपास आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक। और फिर अगर हम बात करें तो खनिज की, तो यहाँ पर तांबा और मैग्नीज जो है वो क्या पाया जाएगा भाई, आपका प्रमुख रूप से पाया जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद एक छोटा सा रेंज और है आपका पूर्वी पठार, एक साइड में मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा ये, चलिए इसको और देख लीजिए ताकि आपके फिजिकल रीजन खत्म हो, ठीक। यहाँ पर ये चैप्टर ऐसा है जो केवल एक हम ब्रीफ के लिए पढ़ रहे हैं, कल से फिर अब आपकी चालू होंगी जो भी नेक्स्ट चीज़ें, नदियाँ वगैरह जो है हम कल से चालू करेंगे, तो कल से अब एक एक टॉपिक को उठा के हम पढ़ना चालू करेंगे डिटेल में, ठीक। चलिए अब ध्यान रखना, यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई जो आपका बघेलखंड का पठार है इसको ईस्टर्न प्लेटू भी कहा जाता है, पूर्वी पठार भी कहा जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा पहली बात, ठीक। फिर अगर हम बात करें तो कहाँ पर स्थित है, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश की बिल्कुल पूर्व में ये वाली लोकेशन इसकी स्थित है यहाँ पर, तो लोकेशन ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल हमने देखा कितना है भैया आपका 7% क्षेत्रफल, आपको लगभग सभी के याद हो गए होंगे। इसके बाद इसका निर्माण किससे हुआ है, तो भाई यहाँ पर कोयला मिलता है कि नहीं मिलता, भाई शहडोल, बघेलखंड किसके लिए फेमस है, सिंगरौली, शहडोल, ये कोयले के लिए फेमस है। उमरिया किसके लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है। और साथ ही साथ में भाई यहाँ पर विंध्यन सीरीज भी फैली हुई है, मैंने बताया कैमूरन सीरीज चली गई। तो भाई कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इसका निर्माण दो प्रकार की चट्टानों से हुआ है, एक तो किससे होगा भाई आपका गोंडवाना, दूसरा विंध्यन क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्यों, क्योंकि भाई यहाँ क्या मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो भाई प्रमुख जिले कौन से होंगे, तो भाई सिंगरौली वाला क्षेत्र हो जाएगा, है ना, सीधी वाला क्षेत्र हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका रीवा का कोई क्षेत्र, रीवा का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक। रीवा के बाद मतलब रीवा पूरा शामिल नहीं होगा, रीवा आंशिक रूप से शामिल होगा, शहडोल शामिल हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें तो उमरिया का भी कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा भाई, इसमें आपका शामिल हो जाएगा। तो भाई ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका ये ज़िले शामिल होंगे। जलवायु वापस वही चीज़, पानी ज़्यादा गिरता है, पूर्व में स्थित है, शीतलहर भी आती है, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा भाई, साधारण गर्म होगा, और शीतकाल में क्या होगा भाई आपका बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक। वर्षा की बात करें तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में ज़्यादा वर्षा वाला आपका क्या है भाई, आपका क्षेत्र है जहां पर 125 से लेकर 140 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो क्योंकि अगर हम देखें तो जो आप ज्योग्राफिकल रीजन पढ़ते हैं उस ज्योग्राफिकल रीजन में यही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर औसत रूप से वर्षा ज़्यादा होती है। बाकी अगर हम देखें तो सतपुड़ा क्षेत्र में ज़्यादा होती है, लेकिन सतपुड़ा में केवल कहाँ ज़्यादा होती है, पूर्वी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में क्या होने लगती है, जाके कम होने लगती है। तो एवरेज कैसा आएगा उसका, कम आएगा। यहाँ पर एवरेज कैसा आएगा, क्योंकि पूरा आपका पूर्व में स्थित है तो भाई यहाँ पर एवरेज ज़्यादा आएगा। तो भाई ध्यान रखिएगा यहाँ पर औसत वर्षा क्या होती है आपकी, ज़्यादा होती है, ठीक। चलिए 125 से लेकर कितना भाई आपका 140 सेंटीमीटर के आसपास तक यहाँ पर बारिश होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक। चलिए
आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है आपका जो है प्रमुख नदियाँ जो है वो सोन नदी हो जाएगी, सोन हो गई, जोहिला हो गई, बनास नदी हो गई। सारी नदियों के जब हम मैप पढ़ेंगे, जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैप बनाएंगे और उस मैप को आपको इस मैप के साथ देखना है कि भाई हमने देखा कि सोन जो है मध्य प्रदेश में ऐसे बह रही है, तो हाँ भाई ये तो बघेलखंड क्षेत्र में इतना बह रही है ना, रीवा पन्ना में इतना बह रही है, तो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक, चलिए मिट्टी कौन सी मिलेगी भाई, पूर्वी क्षेत्र है तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। पूर्वी क्षेत्र में कैसी मिट्टी है, लाल पीली। पश्चिम में कैसी है, काली। बालाघाट में लेटेराइट, और ऊपर कैसी है, कछारी मिट्टी या एलुवियल या जलोढ़ मृदा है ना। तो ये 4-5 प्रकार की मृदा हमारे यहाँ मिलती है और बीच में क्या है आपकी सारी मिट्टियाँ मिक्स हैं, तो यहाँ पर बीच में क्या मिलती है, मिश्रित मृदा हमको देखने को मिलती है। ठीक, अब यहाँ पर भाई खनिज कौन सा मिलेगा, तो भाई गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तो कोयला मिलेगा, और कोयला मिलेगा तो कोल गैस मिलेगी, शेड्यूल में मिली है कोल गैस। इसके बाद चूना पत्थर देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मिनरल्स हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ही ध्यान रखना कि यहीं पर क्या है भाई आपका सिंगरौली है, सिंगरौली में क्या है भाई आपका बैढ़न है, और बैढ़न को क्या कहा जाता है भाई, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है ना। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, तो ये फैक्ट मैं आपको लिख के दूंगा, है ना, क्योंकि अपन सारी चीज़ें जो है वो क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते। फैक्ट कुछ पॉइंट है तो फैक्ट मैं आपको लिखकर आपको जो है दूंगा, बाकी कहीं डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हैं। अब समझिएगा, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो इन्हीं से निकाल सकते हैं समस्याएं। जैसे भाई सतपुड़ा में आप देखेंगे वन ज़्यादा है, वन ज़्यादा है तो अवैध वनों की कटाई हो सकती है, समस्या है कि नहीं है। अब वन है तो क्या होंगे, पशु ज़्यादा होंगे, और पशु होंगे तो अवैध शिकार हो सकता है कि नहीं हो सकता। आए दिन आप देखते हैं कि भाई किसी शेर को या बाघ को मार दिया, तो अवैध शिकार होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। ठीक, महत्व क्या होगा, क्योंकि भाई वनों वाला क्षेत्र है, तो वन है तो पर्यावरण की दृष्टि से क्या होगा भाई आपका इंपॉर्टेंस होगा। वन है, पशु पक्षी हैं, तो भाई आपका एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जो जंतु हैं उनकी डाइवर्सिटी या उनकी विविधता, मतलब उनकी प्रजातियों की संख्या, नंबर ऑफ स्पीसीज क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। तो ऐसे क्षेत्रों की जहाँ पर वन होंगे, पानी गिरेगा, वहाँ पर जैव विविधता क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब अगर हम देखें तो जंतु या प्राणियों के संदर्भ में क्या ये क्षेत्र धनी है। साथ ही साथ में भाई यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जो है वो हमको देखने को मिल रहा है कि भाई खनिज मिल रहे हैं, कोयला मिल रहे हैं, तो अवैध खनन की समस्या भी एक हो सकती है ना। तो कहीं ना कहीं समस्याएं और जो यहाँ का महत्व है वो आप अगर इनकी बनावट को या इस क्षेत्र को आप समझ गए तो वहीं से आप समस्याएं क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। जैसे अब हम बात करते हैं भाई बघेलखंड, अब बघेलखंड में क्या मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। और कोयले से क्या बन रही है, ऊर्जा बन रही है, तो ये भी क्या हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। पर समस्या क्या हो सकती है, माइनिंग होती है, माइनिंग होती तो ब्लास्ट करने पड़ते हैं, ब्लास्ट करने पड़ते हैं तो भाई भूकंप या भूस्खलन जो आपका लैंडस्लाइडिंग होती है इसकी समस्या हो सकती है। दूसरा अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन, क्योंकि भाई आपका माइनिंग हो रही तो डस्ट होगी। आप देखेंगे कि माइनिंग में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी बीमारी क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई वहाँ पर आपका पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो ये क्या हो गई, आपकी समस्याएं हो गई। अब इसका समाधान भी हो जाएगा भाई। समाधान क्या कि भाई अगर हम बात करें तो जो है वो वहाँ पर जो है डस्ट को कैप्चर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हम कुछ लगा सकते हैं, या तो हम ऐसी तकनीकों का प्रयोग करें, जैसे भाई मान के चलो कि हम रोबोट्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो रोबोट से क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो मानवों का स्वास्थ्य खराब होता है, जो आपका जो कर्मचारी नीचे जाते हैं, जो लेबर नीचे जाते हैं, तो भाई उनकी जान को खतरा भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं से हम क्या कर सकते हैं भाई, आपका समस्या है तो समाधान भी होंगी, और ये सब समस्या समाधान कोई फैक्चुअल नहीं होती है ना। ये क्या है कि भाई अगर आप उस क्षेत्र के नेचर को जानते हैं तो क्या होगा भाई, आपको जो है वो समस्याएं, समाधान और महत्व तीनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो आज आपका जो है वो फिजिकल रीजन होते हैं समाप्त। कल से हम चालू करेंगे आपका जो है वो नदियों वाला पोर्शन। तो कल हम देखेंगे आपका नदियों के साथ। तो मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद।